अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज मी फरमानुल्लाह खान। आज का हमारा वीडियो लेक्चर है इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, जो कि एडल्ट हेल्थ नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर का एक यूनिट है। तो आज की वीडियो लेक्चर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसी के साथ इसके जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं तो उसको भी हम मेंशन करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन किसे कहते हैं। इंटेस्टाइन कहते हैं हमारे जो स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन है। इसके बाद जो ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं बंद होने को। देखो हमारे इंटेस्टाइन वो पाइप टाइप है, उसमें फूड वगैरह जाता है, फिर उसके बाद जो है उससे जो चीज़ें एब्जॉर्ब होनी होती है वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं, बाकी फेसिस के फॉर्म में बाहर निकल आती हैं। जब किसी भी वजह से इसमें बंदिश आ जाए, इसमें हमारे पास फ्लो ना हो, तो उस कंडीशन को कहते हैं इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, और ये इंतहाई नुकसानदेह है। इसमें हमारे पास काफ़ी तकलीफ होती है और फिर इसको सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू ट्रीट किया जाता है। तो आज हम इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में डिटेल के साथ पढ़ेंगे। Intestinal obstruction. Intestinal obstruction is a blockage of small intestine or colon that prevent food and fluid from passage थ्रू। इसमें क्या होते हैं, जो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है या जो लार्ज इंटेस्टाइन है, जब उसमें ब्लॉकेज आए, जो क्या करे, जो फूड और फ्लूइड के पैसेज को ब्लॉक करे, प्रिवेंट करे उसके पैसेज को कि वो हमारे पास नॉर्मली फ्लो करे, तो इस कंडीशन को कहते हैं इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। यहाँ आपको पिक्चर में भी दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, जिसकी वजह से वो जगह स्वेल हुई है। देखो हमारे पास स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन जीआईटी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, सही है। जब उसमें किसी भी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है तो आपके पास फूड और जो फ्लूइड होते हैं तो वो फिर फ्लो नहीं करता, वो जगह स्वेल हो जाती है, टेंडर हो जाती है, पेनफुल हो जाती है। यहाँ पिक्चर में भी आपको दिखाए गए कि ये ब्लॉकेज हुई है, जिसकी वजह से वो इंटेस्टाइन स्वेल होता है, कोई फूड उससे पास नहीं होती, और फिर ये हमारे पास काफ़ी पेनफुल और टेंडर होता है। अब हम पढ़ लेते हैं पैथोफिजियोलॉजी की ये किस तरह होता है। देखो ऑब्स्ट्रक्शन गिव राइज टू इंक्रीज इंट्राल्यूमिनल प्रेशर। इंट्राल्यूमिनल मतलब जो इस इंटेस्टाइन का इंटीरियर सरफेस है। जब हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन होती है, बंदिश होती है इंटेस्टाइन में, तो उसमें फूड जो है वो स्टक हो जाता है, और वो फूड क्या करते हैं, वो इंटरनली उस इंटेस्टाइन के इंटरनल वॉल पे प्रेशर लाई करता है, मतलब उस पे प्रेशर लगाता है। एक्युमुलेशन ऑफ गैस एंड फ्लूइड अकर इन ऑब्स्ट्रक्टेड सेगमेंट। चूंकि हमने पढ़ा कि ये ऑब्स्ट्रक्शन है, आपके पास फूड फ्लूइड गैस वगैरह की पैसेज नहीं होती, तो वो फिर क्या करता है, वहाँ पे गैस फ्लूइड की एक्युमुलेशन होती है उस ऑब्स्ट्रक्टेड एरिया में। तो उसके बाद क्या होता है, देयर इज इम्पेडमेंट ऑफ ब्लड सप्लाई, बैक्टीरिया इन्वेजन अकर, और जो यहाँ पे जो हमारे पास ब्लड सप्लाई है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है, वो भी स्टक हो जाती है, ब्लड हमारे पास नहीं होता इंटेस्टाइन में। और इसी के साथ जब हमारे पास फूड वगैरह की एक्युमुलेशन होती है उस जगह पे जहाँ पे ब्लॉकेज होती है, तो वहाँ पे हमारे पास एक बेटर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया के लिए। और इस कंडीशन में फिर क्या होता है, इस कंडीशन में फिर वो जगह इन्फेक्टेड हो जाती है, और वो जगह फिर आपने क्या करना, थ्रू सर्जिकल प्रोसीजर उसकी फिर आपने रिपेयर करना होगा। पेरिटोनाइटिस में अकर, पेरिटोनाइटिस किसे कहते हैं, हमारे बॉडी की वो कैविटी जिसमें इंटेस्टाइन वगैरह होते हैं वो पेरिटोनियल कैविटी कहलाती है। जब इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन आता है, वहाँ पे कोई इन्फेक्शन काज होता है, तो फिर वो क्या करता है, वो उस पेरिटोनियल के मेम्ब्रेन को इन्फेक्ट कर लेता है। तो आपके पास पेरिटोनाइटिस भी हो सकता है, और एब्डोमेन में जितने भी ऑर्गन होंगे वो हमारे पास इन्फेक्टेड हो सकते हैं। Ventilation become restricted due to elevation of diaphragm and distension of एब्डामन, और जो आपकी ब्रीथिंग है वो भी इफेक्ट हो जाती है। क्यों, देखो जब आपके पास इंटेस्टाइन की स्वेलिंग होगी तो आपके पास एब्डामन क्या हो जाएगा, वो डिस्टेंड हो जाता है, वो पेनफुल हो जाता है। क्योंकि हमारे पास थोड़ा बहुत हम एब्डामन को भी मूवमेंट देते हैं रिस्पायरेशन में, वो भी नहीं होगा। इसी के साथ जो आपके इंटेस्टाइन होते हैं तो वो ऊपर की तरफ उठ जाते हैं, क्योंकि वो ऑब्स्ट्रक्टेड है, वो स्वेल हुए हैं, तो वो फिर आपके डायफ्राम को प्रेस करते हैं, और डायफ्राम का हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम में मेन काम है।
तो जब आपके पास डायफ्राम जो है वो स्टक सा हो जाता है, फिर उस वजह से आपकी रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है, जो ब्रीथिंग है, उस पर भी असर पड़ता है। देयर मे बी एटेलेक्टेसिस ऑफ लंग, कोलेप्स ऑफ लंग, वेनस रिटर्न इज हैम्पर्ड। और आपके पास फिर एटेलेक्टेसिस हो सकती है, मतलब कि लंग्स में आपके पास फ्लूइड वगैरह की एकमुलेशन, और लंग्स कोलेप्स भी हो सकते हैं। कोलेप्स मतलब कि वो एक्सपेंड सही से नहीं हो सकते, तो लंग्स कोलेप्स फॉर्म में भी हो सकते हैं। और जो वेनस रिटर्न है वो आपके पास ब्लॉक हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो इंटेस्टाइन जो है वो ऊपर आ जाते हैं, वो लंग्स को प्रेस कर लेते हैं। देयर इज लॉस ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट का लॉस भी होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम फ्लूइड स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है। ये आपके पास ऑब्स्ट्रक्टेड है, तो आपके पास को वापस री एब्जॉर्प्शन नहीं होती फ्लूइड वगैरह की, लिहाजा आपके बॉडी में फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट की कमी भी आती है। देयर इज हाइपोकेलीमिया एंड डिहाइड्रेशन बिकॉज ऑफ वोमिटिंग। और क्या होगा जब आपके इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्टेड है, सही है, आपके पास फ्लूइड फूड वगैरह नीचे नहीं जा सकता, तो फिर क्या होगा, वो वोमिटिंग के फॉर्म में बाहर आएगा। और जब वोमिट आप करेंगे तो उसके साथ पोटाशियम वगैरह भी लॉस होगा, लिहाजा आप हाइपोकेलीमिया में भी जा सकते हैं और डिहाइड्रेशन भी आपको हो सकता है। देखो ये तमाम चीजें आप याद किया करें, ये आपके एमसीक्यूज में आएंगे कि हाइपोकेलीमिया, डिहाइड्रेशन आकर इन विच इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन क्यों होता है, वोमिटिंग की वजह से। देयर इज हीमो कंसंट्रेशन, हाइपोवोलीमिया, रेनल फेलियर। आपके पास जब फ्लूइड लॉस होता है तो उसके बाद आपके जो ब्लड होगा वो डेंस होगा, आपका जो प्लाज्मा है, ब्लड है, वो डेंस होगा। इसके साथ आपके फ्लूइड की कमी आपके बॉडी में आएगी और आपका किडनी का फंक्शन वो भी फेल हो सकता है, रेनल फेलियर आपको हो सकता है। ये किस में होगा, ये आपके पास इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में हो सकता है। और रीजन मैंने आपको बताया कि क्यों। ऑल दिस कैन लीड टू शॉक एंड डेथ। और क्या होगा, आपको फिर शॉक हो सकता है। शॉक कब होता है, हाइपोवोलेमिक शॉक हमारे पास होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ शॉक होते हैं जो आप 7th सेमेस्टर में एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। लेकिन हाइपोवोलेमिक शॉक कब होते हैं, देखो हमारे बॉडी में एक नॉर्मल मिकदार के साथ फ्लूइड ब्लड फ्लो करता है, और जब आपके पास ब्लड डेंस हो जाए, आपकी वॉल्यूम कम हो जाए, हाइपोवोलीमिया आपको हो जाता है, तो फिर आपके पास फ्लूइड ब्लड वगैरह आपके ब्रेन और आप में हार्ट में सही से सर्कुलेट नहीं कर सकता, ब्रेन की तरफ नहीं आ सकता, और फिर पेशेंट हाइपोवोलीमिया पहले हो जाते हैं और फिर शॉक में जा सकते हैं और उसकी डेथ भी हो सकती है। लिहाजा आपने फिर क्विकली जो है फ्लूइड रिप्लेसमेंट करनी होती है, इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट करनी होती है इस तरह के पेशेंट में। मेनी कंडीशन कैन काज इंटेस्टाइन। अब आ जाते हैं इसके काजेस पे कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन क्यों होता है। मेनी कंडीशन कैन काज इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कैन अकर एज अ रिजल्ट ऑफ मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन व्हेन समथिंग सच एज हार्निया और ट्यूमर इज फिजिकली ब्लॉकिंग इंटेस्टाइन। देखो इसके डिफरेंट काज होते हैं। एक तो मैकेनिकल काज है। मैकेनिकल काज क्या है कि आपके पास हार्निया, हार्निया मतलब कोई एयर एक्युमुलेशन, कोई फ्लूइड एक्युमुलेशन, कोई फ्लूइड सैक हो गया, कोई एयर सैक हो गया, या कोई हमारे पास मास्क सा बन जाता है इंटेस्टाइन में जो आपके इंटेस्टाइन को बंद कर देता है, ब्लॉक कर देता है, ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, सही है। तो उसकी वजह से भी आपके पास इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं। ये जब आप सर्जिकल वार्ड में आपकी ड्यूटी होगी, जिस तरह आजकल मेरी जो यहाँ पे ड्यूटी है, तो यहाँ पे जो है जब आफ्टर पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट आते हैं तो उनके साथ वो सैंपल भी भेजते हैं ओटी वाले कि इसको आप लैब में भेज दें कि ये हमारे पास कौन सा वो छोटा सा मास्क वगैरह होता है जिसने उसके इंटेस्टाइन को ऑब्स्ट्रक्ट किया होता है। तो फिर वो मास्क निकाल के उसको टेस्ट किया जाता है कि आया ये कोई नॉर्मल है या हमारे पास जो है कोई कैंसरस वगैरह तो नहीं है, सही है। तो इस टाइप को कहते हैं मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन। Intestinal obstruction can occur as a result of condition in which your intestine don't function properly. This type of intestinal obstruction is called paralytic ileus or pseudo obstruction. ये क्या होते हैं कि आपके पास जो इंटेस्टाइन के ऊपर जो मसल्स होते हैं जो पेरिस्टालिसिस मूवमेंट कराते हैं, जो आपके इंटेस्टाइनल मूवमेंट कराते हैं, जिसकी वजह से फ्लो होता है फ्लूइड वगैरह का,
तो वो मसल्स वगैरह क्या हो जाते हैं, पैरालाइज हो जाते हैं। जब वो पैरालाइज हो जाते हैं तो आपके पास इंटेस्टाइन में पेरिस्टालिक मूवमेंट नहीं होती, वो फूड फ्लूइड वगैरह वो नीचे नहीं जाता, एक जगह पे स्टक होके ऑब्स्ट्रक्शन बना लेता है, जो इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन बनाता है। तो ये दो मेन काज है किस चीज के, ऑब्स्ट्रक्शन के। इसके बाद chemical electrolyte और metal mineral disturbance such as decrease in potassium level, ये भी आपके पास क्या काज करता है, ये भी इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन काज कर लेते हैं कि आपके पास फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट की कमी आ जाए। इसके बाद डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू एब्डोमिनल एरिया, एब्डोमिनल एरिया की तरफ अगर आपके पास ब्लड सप्लाई नहीं होती तो इंटेस्टाइन वगैरह में भी ब्लड सप्लाई नहीं होती, जिसकी वजह से वो अपना फंक्शन छोड़ सकते हैं। इंजरी टू एब्डोमिनल ब्लड सप्लाई, ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक्सीडेंट वगैरह ट्रामा वगैरह हो जाता है जिसकी वजह से आपके पास ब्लड सप्लाई इफेक्ट हो सकती है, इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन उसमें आ सकता है। देखो जब ब्लड सप्लाई इंटेस्टाइन में नहीं होगी तो इंटेस्टाइन आपके पास एक्टिव नहीं होंगे, सही है। इसके बाद इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन भी हो सकता है, कोई भी इन्फेक्शन की वजह से आपके इंटेस्टाइन अगर उसमें प्रॉब्लम आ जाती है वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं। यूज ऑफ सर्टन मेडिसिन स्पेशली नारकोटिक्स, या अगर कोई पर्सन नारकोटिक वगैरह यूज करे तो वो फिर क्या करते हैं, वो आपके बॉडी को रिलैक्स बना देता है, वो आपके जो है इंटेस्टाइन वगैरह को इफेक्ट कर सकते हैं, उसके पेरिस्टालिटिक एक्टिविटी को इफेक्ट कर सकते हैं, सही है। अब हमारे पास है साइन एंड सिम्टम कि अगर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के साथ एक पेशेंट है तो उसमें कौन से साइन एंड सिम्टम होंगे। क्रैम्प, एब्डोमिनल पेन दैट कम्स एंड गो, सही है। क्या होगा कि उसके एब्डोमेन में, पेट में दर्द होगा ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, प्रेशर की वजह से, और कभी ख़त्म हो जाएगा, फिर से शुरू होगा, फिर कम होगा, फिर से शुरू होगा। नाजिया उसे हो सकती है, वोमिटिंग उल्टियाँ उसे होगी, डायरिया या कंस्टिपेशन उसे होगा, इनएबिलिटी टू हैव बाउल मूवमेंट और पास गैस, सही है। उसके जो एब्डोमिनल डिस्टेंशन, वो गैस वगैरह जो होते हैं, फ्लैटनेस वगैरह, गैस वगैरह जो होते हैं वो भी पास नहीं होगा, वो भी वहाँ पे स्टक होगा, जो एब्डोमेन को क्या करेगा, वो जिसकी वजह से उसके एब्डोमेन फूली सी रहती है और इंतहाई दर्द करती है। स्वेलिंग ऑफ एब्डोमेन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगी, और ब्रीथिंग आर्डर, और उसके ब्रीथ में एक गंदा सा आर्डर होगा, अनप्लीजेंट आर्डर होगा। क्यों? क्योंकि जो इंटेस्टाइन के जो सिक्रीशन वगैरह वो तमाम चीज़ें जो हैं वो नीचे से नहीं जाती, वो वापस ऊपर की तरफ आती हैं, तो उसकी वजह से उसके जो हमारे पास ब्रीथिंग आर्डर होगा वो भी नॉर्मल नहीं होगा। अब हमारे पास इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन के लिए कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट हम कर सकते हैं। फिजिकल एग्जाम, डॉक्टर विल आस्क अबाउट मेडिकल हिस्ट्री एंड सिम्टम, ही और शी विल डू also do physical exam to assess patient situation. The doctor may suspect intestinal obstruction if abdomen is swollen or tender, or if there is a lump in abdomen. क्या होता है कि इसमें आपने पेशेंट से पहले हिस्ट्री लेनी होती, इसमें आपने पेशेंट से हिस्ट्री लेनी होती है। हिस्ट्री लेने के बाद आपने उसके एब्डोमेन को फिजिकली देखना होता है कि एब्डोमेन उसका डिस्टेंड है, फूला हुआ है, दर्द कर रहा है, नहीं कर रहा, उसमें कोई मास आपको थ्रू फिंगर महसूस होता है या नहीं होता है। तो ये एक फिजिकल एग्जाम है जिसके थ्रू आपको पता चल जाता है, क्योंकि उसका जो एब्डोमेन होगा वो फूला सा होगा और दर्द करेगा। इसके बाद इमेजिंग टेस्ट कौन कौन से होंगे। टू कंफर्म अ डायग्नोसिस ऑफ इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, डॉक्टर मे रिकमेंड एब्डोमिनल एक्सरे, CT scan. These tests also have helped determine if obstruction is paralytic ileus or it is mechanical obstruction or it is a partial or complete obstruction. तो इस आप क्या करते हैं, एक्सरे, CT स्कैन, MRI, ये चीज़ें आप करेंगे। क्यों? फिर ये आपको हेल्प प्रोवाइड करता है कि आपके पास ऑब्स्ट्रक्शन है तो कौन से टाइप की है, और वो पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन है या कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन है। तो ये तमाम चीज़ें CT स्कैन के थ्रू फिर आप देख लेते हैं। तो ये इमेजिंग टेस्ट होते हैं इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन के लिए। अब आपके पास ऑब्स्ट्रक्शन का आपको पता चल गया, अब इसकी ट्रीटमेंट किस तरह करेंगे। ट्रीटमेंट इन्वॉल्व प्लेसिंग अ ट्यूब थ्रू द नोज इनटू अ स्टमक और इंटेस्टाइन टू हेल्प रिलीव एब्डोमिनल डिस्टेंशन एंड वोमिटिंग। देखो हमारे पास कि उसकी जो इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्ट हुई है तो उस पेशेंट को वोमिटिंग वगैरह होती है, उसके मैदे वगैरह में गैस होता है, तो फिर आप एनजी ट्यूब पास करेंगे जिसके थ्रू उसके जो एब्डोमिनल सेक्रीशन वगैरह वो भी बाहर आ सके और इसी के साथ जो एयर वगैरह होती है वो भी बाहर आ सके। इसके बाद surgery may be needed to relieve the obstruction if tube does not relieve the symptom or if there are sign of tissue
डेथ। अगर आपके पास ऑब्स्ट्रक्शन इस तरह है कि जो आपके पास पेनफुल है, जिसकी वजह से आपके पास इंटेस्टाइन टिश्यू डैमेज होने का खतरा है, तो फिर आपने ऑपरेशन करना होगा, सर्जरी करनी होगी और वो ऑब्स्ट्रक्शन रिमूव करना होगा। प्लेसिंग एन IV लाइन इनटू अ वेन इन आर्म सो देन फ्लूइड कैन बी गिवन। जो कि हमने पहले पढ़ भी लिया कि इसमें फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट की इम्बैलेंस आती है, लिहाजा IV लाइन आपने पास करना होगा, इसको IV फ्लूइड आपने प्रोवाइड करना होगा ताकि इसमें इलेक्ट्रोलाइट की कमी ना आ जाए। इसके बाद कॉम्प्लिकेशन क्या होगी कि इफ लिफ्ट एंड ट्रीटेड इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कैन कॉज सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन। अगर आप इसको अनट्रीटेड छोड़ लें कि आप इसको छोड़ दे के बस ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, तो ये फिर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन काज कर लेता है, प्रॉब्लम काज कर लेता है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस आपको हो सकता है, तो हमारी बॉडी तो बिल्कुल इलेक्ट्रोलाइट पे चलती है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस आपको हो सकता है, हाइपोकैलेमिया हो सकता है, हाइपोनेट्रीमिया वगैरह हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, जाइंडिस हो सकता है, इससे आपको सही है कि लिवर फंक्शन आपके पास डैमेज हो सकता है, इंटेस्टाइन की परफोरेशन हो सकती है, उसमें होल से बन सकते हैं, और अगर वहां पे होल बन गए, वहां से आपके पास फ्लूइड जाता है, तो वो बाकी आर्गन को भी इफेक्ट डैमेज कर सकता है। इसके बाद इफेक्टेड इंटेस्टाइन के सेल डेथ हो जाते हैं, वो अपना काम परमानेंटली छोड़ सकते हैं, और एब्डोमिनल कैविटी की भी आपके पास इन्फेक्शन हो सकती है। तो ये कॉम्प्लिकेशन है उस कंडीशन में कि अगर आप इसको टाइमली ट्रीट ना करें। अब नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होंगे कि एक्यूट पेन रिलेटेड टू एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ये तो मैंने आपको बता दिया। इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, उसका न्यूट्रिशन जो है वो भी कम होता है बॉडी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, क्योंकि एब्जॉर्प्शन उसकी नहीं होती, इंटेस्टाइन उसके ऑब्स्ट्रक्टेड है, फूड को रीएब्जॉर्ब नहीं होता, मिनरल्स वगैरह की एब्जॉर्प्शन नहीं होती, लिहाजा उसके क्या होगी कि बॉडी न्यूट्रिशन वो इम्बैलेंस होगा, उसका एब्डोमिनल डिस्टेंड होगा, उसको पेन होगी। कंस्टिपेशन रिलेटेड टू इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, उसकी चूंकि इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्टेड है, उसका कंस्टिपेशन होगा, वो स्टूल पास नहीं कर सकेगा। टिश्यू परफोरेशन इनएफेक्टिव होगी, GIT ट्रैक में जितनी भी टिश्यू वगैरह है उसकी वहां तक ब्लड सप्लाई आपके पास डैमेज इफेक्ट हो सकती है। रिस्क ऑफ डिफिसिट फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, और बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम जो है वो आपके पास डिफिसिट उसकी कमी हो सकती है, क्यों? अब इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। अब हमारे पास नर्सिंग इंटरवेंशन कौन कौन से कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम उसे पेन किलर देंगे ताकि उसका पेन कम हो जाए। इसके बाद लेग्जिटिव हम उसको प्रोवाइड करेंगे जिसकी वजह से उसकी कंस्टिपेशन को हम प्रिवेंट कर सके। उसको एडवाइस करेंगे कि आप सॉफ्ट और फ्लूइड लिया करें जो आपके पास कंस्टिपेशन वगैरह काज ना करे। अवॉइड पेशेंट फ्रॉम ईटिंग हार्ड एंड स्पाइसी फूड, टीच द पेशेंट द डोज एंड रूट साइड इफेक्ट ऑफ ऑल मेडिकेशन। आपने क्या करना होगा, पेशेंट को कहना होगा कि आप हार्ड फूड ना लिया करें या स्पाइसी फूड ना लिया करें, क्योंकि वो उसके इंटेस्टाइन को मजीद ऑब्स्ट्रक्ट कर सकती हैं। इसके साथ जो उसके मेडिकेशन वगैरह उसका सही टाइम सही डोज वगैरह ये चीज़ें आपने उसको बतानी होगी। तो ये हमारे पास इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में छोटा सा यूनिट था। इसमें आपका कोई भी क्वेश्चन हो थ्रू कमेंट आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।